Good morning, dear students. Welcome to our chemistry class. Today we are going to study the next part of the surface chemistry, properties of colloidal solutions. So different type of properties हैं, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी, विजिबिलिटी एंड कलर. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस कैरेक्टर के बारे में. व्हाट यू मीन बाय हेट्रोजीनियस कैरेक्टर? हमें पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में है. जबकि इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम यानी कि डिस्पर्सेड होगी, और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसका जो साइज है दैट इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर. मीन्स यहाँ पर साइज का एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. दैट्स वाई इट इज हेट्रोजीनियस इन कैरेक्टर. अलग अलग साइज की वजह से ये हेट्रोजीनियस कैरेक्टर होगा. दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी. कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल. डिस्पर्जन मीडियम आपस में आसानी से मिक्सअप रहते हैं और लंबे समय तक ये स्टेबल रहते हैं. लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में ज़्यादा होती है बजाय कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर, और वो चेंज होता है. सो लायोफिलिक सॉल्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि लायोफोबिक के, बट इनकी स्टेबिलिटी ट्रू सॉल्यूशंस की तुलना में कम होती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्ट्रेबिलिटी. मीन्स इनमें से फिल्टर होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे. ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसमें से आसानी से फिल्टर हो सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दे कैन नॉट पास थ्रू द वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन पेपर जो उनमें से पास नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजिबिलिटी. कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट. दे आर ट्रांसलूसेंट. कलर कोई नहीं है, लेकिन जब इसमें से लाइट पास की जाती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज दे स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू इट एंड दैट्स व्हाई दे अपीयर टू बी कलर. तो इसको हम थोड़ा आगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो कलर अपीयर्स व्हेन लाइट पास थ्रू इट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. दूसरा हम लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को. सॉल्यूशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is inversely proportional to molar mass. कोलाइडल पार्टिकल्स क्योंकि लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब इनका मोलर मास काफ़ी ज़्यादा होगा. तो मोलर मास ज़्यादा है जिसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम रहेगा. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये काफ़ी कम होता है, आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, बट इवन फॉर ए स्मॉल कंसंट्रेशन of colloidal particles in the dispersion medium, they can give an appreciable amount of change in the osmotic pressure, and that help us to calculate the molar mass of the colloidal particles. उनके molar mass को calculate करने में ये helpful होता है, क्योंकि यहाँ पर appreciable change मिलता है थोड़ी सी concentration में होने पर भी या थोड़ी concentration change करने पर भी. That's why it is important. molar mass को calculate करने में ये important है. नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी. हम देखते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लगातार एक जिगजैग मोशन में होते हैं. बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इसको स्टडी किया था, इसलिए ये जो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. सो कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसको लगातार उनके बीच में कोलिजन होता रहता है. देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द colloidal particles to be stationary and colloidal particles keep on moving. लगातार जो है वो मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं. जैसे कि
सपोज करिए कि हमने ये सॉल्यूशन लिया, तो इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में आपस में ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते रहेंगे, और इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो मोशन है वो जिग-जैग मोशन इस प्रकार से चलता रहता है। तो दिस कंटिन्यूअस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट रीजन क्या है इसका? It is because of collision between dispersed phase and particles of dispersion medium. Dispersion medium. हालांकि यहाँ पर एक और चीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है उसको भी हम असाइन कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स आर हैविंग द सिमिलर चार्जेस, या तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड वी नो दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो चार्ज है एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे तो नेचुरली कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। जैसे भी एक दूसरे के नजदीक आएगा एक दूसरे को दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दूसरा जो इसमें आप रीजन दे सकते हैं ड्यू टू सिमिलर चार्ज। On all colloidal particles. ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि इसकी वजह से हम एवोगैड्रोस नंबर को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। Avogadro's number. It is very important for the stability of the colloidal solution. colloidal solution stable क्यों होता है, उसमें भी ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि लगातार पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं इधर उधर जिगजैग मोशन के अंदर, इसलिए वो सेटल नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द colloidal solution as well. So students, next property is our optical property, that is related to the light. What we see when the light is passed through the colloidal solution, the path of light get illuminated because of the scattering of light by the colloidal particles. एक्चुअली होता ऐसा क्यों है, क्योंकि जो colloidal particles हैं लार्ज साइज के हैं, उनका जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁹ मीटर के बीच में है। अब हमारी जो विजिबल लाइट है वो क्या है, 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट की रेंज है। अगर आप इसको नैनोमीटर के अंदर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 1 नैनोमीटर और ये हो गया 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब लाइट जो है वो इसी रेंज के अंदर है जिस रेंज में है, पार्टिकल साइज जो है वो लगभग सेम है। इस वजह से जब लाइट पास होती है, सो व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स कम्स इन इट्स पाथ एंड दे स्कैटर द लाइट, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, उससे पहले फैराडे ने किया था, बाद में माइकल टिंडल ने इसको डिटेल में स्टडी किया, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है।
So what is Tyndall effect? Scattering of light by the colloidal particles present in the soul is called Tyndall effect. अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं. Tyndall effect कब होगा? इसकी दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है? डिफरेंस ऑफ साइज. There should not be much difference, no much difference between the size of dispersed phase particles and wavelength of light used. जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ में और पार्टिकल के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. पहली चीज़ तो ये है. और दूसरा है देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव indices of dispersed phase and dispersion medium. ये डिफरेंस जरूरी है. तो ये दो कंडीशन अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन फुलफिल करता है तो वहाँ पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होगा? कुछ लाइट यहाँ पर चली गई और कुछ ट्रांसमिटेड लाइट है. अब अगर आप इसके परपेंडिकुलर देखें, जो लाइट का पाथ है अगर उसके परपेंडिकुलर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्लूइश कलर का होगा. लेकिन अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट को देखेंगे, ये जो लाइट जो ट्रांसमिट होकर के बाहर जा रही है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेड कलर की होगी. यहाँ जो ये लाइट जा रही है ये ब्लूइश होगी, ये ब्लूइश कलर की लाइट होगी. जैसे जैसे साइज ग्रो करता है पार्टिकल्स का वैसे वैसे कलर चेंज होता है. जैसे कि हम अगर गोल्ड सोल का देखें तो शुरू में वो रेड होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज उसका ग्रो होता है उसका कलर जो है वो चेंज होता है और फाइनली वो गोल्डन हो जाता है. ग्रीनिश ब्लूइश से होते हुए फाइनली ऑरेंज होते हुए फाइनली गोल्डन कलर उसके अंदर आ जाता है. सो ये इसका है. इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है. इट हेल्प टू सिग्मोंडी नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. he designed ultra microscope. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ये इसकी एप्लीकेशन है. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को डिजाइन करना. ये जो हमने दिखाया है इसी सेम यही है. यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे आने वाली लाइट को कन्वर्ट किया गया, स्लिट में से पास कराते हैं. दूसरा फिर इसके साथ में एक कॉन्वेक्स लेंस लगते हैं और उससे लाइट को फोकस कराया गया है सॉल्यूशन के ऊपर, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर. ये जो हमने लिया है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो यहाँ पर ये पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? लाइट को स्कैटर कर रहा है. सो अगर हम इसके परपेंडिकुलर, पाथ ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, ब्रिलियंटली स्पार्किंग दिखाई देते हैं. और इस प्रकार से ये हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई करने में. हालांकि इससे हम, क्योंकि ये केवल लाइट को कैच कर रहा है माइक्रोस्कोप, तो लाइट जो आ रही है उसको पता लगा रहा है, इसलिए इसकी वजह से उसका साइज के बारे में, शेप के बारे में, उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती. बट इट हेल्प अस टू काउंट कितने पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं. इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स्ड फेज के उनको काउंट करने में हेल्प मिलती है. इट हेल्प टू डिजाइन द ultra microscope. This type of the microscope is called ultra microscope. So this was about the optical property of colloidal solution.
वेल स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो विशेष बात हमें ये ध्यान में रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनके ऊपर चार्ज कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, कैसे चार्ज होते हैं वो, उसके कुछ एक रीजन हैं वो हम लिखते हैं। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स लगातार एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज पॉसिबल होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं। सर पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड तैयार हो सकते हैं। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दे कैन कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर, या आपने पढ़ा था ब्रैडिक आर्क मेथड, तो उसमें जब हम सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, जो कि आइस कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर जब हम आर्क को, मेटल की जो रॉड्स को उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पर क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स वहाँ पर एग्रीगेशन के द्वारा बनते हैं उनके ऊपर सेटल हो जाते हैं, तो वहाँ से हो सकता है। तो दूसरा हमारा हो गया ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ब्रैडिक आर्क मेथड जो है उसके दौरान ये ऐसा हो सकता है। तीसरा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं FeOH होल थ्राइड्स। अब FeOH होल थ्राइड्स जो है इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसको स्टेबल रखने के लिए, कोलाइडल स्टेट में रखने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया FeCl3। FeCl3 क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल गेट डिसोसिएटेड एंड फॉर्म Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो ये FeOH3 के जो प्रेसिपिटेट्स है जो कि कोलाइडल स्टेट में आ गए हैं इस थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर, दे विल प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब द कॉमन आयन। जो फेरिक आयन है उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। ये FeOH होल थ्राइस हो गया हमारा। इसके ऊपर Fe3 पॉजिटिव आयन जो है वो एडजॉर्ब हो जाते हैं इस प्रकार से। सो इट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज करिए कि हमें सिल्वर आयोडाइड AgI के प्रेसिपिटेट बनाने का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमने लिया AgNO3 और इसके अंदर डाल दिया पोटासियम आयोडाइड। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के दौरान बना AgI प्लस में KNO3। AgI के प्रेसिपिटेट बन गए, येलो प्रेसिपिटेट। अब अगर हम एक्सेस, ये KI अगर यहाँ पर एक्सेस में है, सो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी K पॉजिटिव और I नेगेटिव यहाँ पर सॉल्यूशन में बचा रहेगा। सो I नेगेटिव जो है क्योंकि इसका कॉमन आयन है, सो दिस I नेगेटिव विल गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। इससे प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, जो इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करेगा, एंड इट बिकम्स ए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। इसके विपरीत अगर AgNO3 को हमने एक्सेस में ले रखा है, अगर ये एक्सेस में है तो यहाँ पर बने जो सॉल्यूशन में मिलेगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ना Ag जो है वो क्या है, कॉमन हो गया इसका। सो Ag पॉजिटिव जो है वो इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। सो इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा आयन एडजॉर्ब हुआ है, नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिवली चार्ज बनेगा, पॉजिटिव आयन हुआ है तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल बनेगा। ये हो गया हमारा इस प्रकार से पोटेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन क्रिएट्स द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन। इसके लिए आप सोप मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रख सकते हैं। सोप का जनरल फॉर्मूला क्या, RCOONA। जब आप इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो इट विल फॉर्म RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। नाउ सोप में हमने देखा था कि वहाँ पर मिशेल बनता है, जो ये R है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि टेल बनाता है,
अगर हम सॉफ्ट केस में आर सोडियम स्टीरेट लेते हैं तो आर की वैल्यू जो है वो क्या है C17H35 है। ये पूरा टेल का पोर्शन बनाता है और ये हेड का पोर्शन बनाता है। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये जो आयंस बनते हैं डिसोशिएट होने के बाद में दे फॉर्म एन एग्रीगेट, दे गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म मिसेल एंड दिस मिसेल हैज साइज इन द कोलाइडल रेंज एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल फॉर्म कोलाइडल। अब क्योंकि सरफेस के ऊपर इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज सोल तैयार हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम AH2S3 का सोल बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, AH2O3 प्लस इसमें से पास कराते हैं H2S गैस, इट फॉर्म्स AH2S3 प्लस में H2O। लेकिन जो H2S गैस है ये भी इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहती है। तो H2S जो कि इसके सरफेस पर एडजॉर्ब है, इट लॉसेस द S, तो ये क्या करता है HS नेगेटिव और S इसमें से लॉस हो जाता है। तो अगर इसका डिसोसिएशन हो जाता है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, H2S it will form H positive plus HS negative. Now HS negative will be retained on the surface of H2O3 and as a result it will form negatively charged colloid. सॉरी यहाँ पर H पॉजिटिव निकलेगा जो कि वाटर के साथ मिलकर के H3 और पॉजिटिव बना। So due to this a charged colloidal particle is generated by the dissociation of electrolyte। यहाँ पर H2S जो है इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, H पॉजिटिव HS नेगेटिव बना रहा है और HS नेगेटिव के सरफेस पर एडजॉर्ब था और एडजॉर्ब होने के बाद इसका डिसोसिएशन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बना, क्योंकि यहाँ पर HS नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड आयन यहाँ पर बच जाता है। So this is about how the charge is generated on the colloidal particles. Next property is electrophoresis. Electrophoresis means movement of the colloidal particles under the influence of electric field. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोलाइड एक यू शेप ट्यूब के अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, कैथोड एंड एनोड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है या पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, उसके अकॉर्डिंग अपोजिटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल वहाँ पर जाकर के सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करिए कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर आकर के सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम कोलाइडल पार्टिकल्स, so it also help us to find out whether the colloidal solution is positively charged or negatively charged. Means colloidal जो particles हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिटरमाइन करने में भी ये प्रोसेस काफी हेल्पफुल होता है। So dear students, our next property is electroosmosis. What is electroosmosis? ऑस्मोसिस हम जानते हैं क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। सो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है तो ओवरऑल तो सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है, इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी चार्ज है और वो अपोजिट चार्ज है। नाउ इफ वी प्लेस द कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ वेसल व्हिच इज सराउंडेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पास हो सकते हैं। और क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, अगर मान लेते हैं हम कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये अपोजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ आसानी से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे विल कम आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द
यहाँ पर ये इस प्रकार से साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्यूशन में से बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, डिस्पर्जन मीडियम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे कोगुलेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। व्हाट इज कोगुलेशन? द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन टुगेदर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स so as to change into large size particles which finally settle as precipitate। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, बड़ा साइज का पार्टिकल बनाते हैं, और वो पार्टिकल क्योंकि उसकी जो रेंज है वो सस्पेंशन में आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अनस्टेबल एंड फाइनली गेट सेटल्ड एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कोगुलेशन को ब्रिंग हाउ द कोगुलेशन इज ब्रॉट अबाउट by adding electrolyte। और भी प्रोसेसेस हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। by adding electrolytes, नॉर्मली कोगुलेशन कराने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि लायोफोबिक जो सोल हैं उनको स्टेबल करने के लिए उसमें थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का डाला गया होता है, तभी वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्सेस में डाल देते हैं तो क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर भी क्या है, आयंस प्रेजेंट है, कैटायन एंड एनायंस प्रेजेंट है। तो जो पॉजिटिवली आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, दे विल न्यूट्रलाइज द कोलाइडल चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग टुगेदर, और इसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। सो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का डाला जाए ताकि जो कोगुलेशन हो सके उसको हम कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। फ्लोकुलेशन वर्ड का हम यूज करते हैं व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। तो फ्लोकुलेशन बताओ अगर लार्ज अमाउंट में ऐड किया गया कोगुलेट कराने के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, देन वी यूज द टर्म कोगुलेशन। सो कोगुलेशन वैल्यू क्या है? कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू, it is the minimum amount of, it is that minimum amount of electrolyte in milliliter which must be added to bring about complete coagulation of 1 liter of salt in 2 hours। तो कोगुलेशन वैल्यू क्या है? कितना इलेक्ट्रोलाइट, कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट हम 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में डालें ताकि जो कोलाइडल पार्टिकल से पूरे के पूरे कोगुलेट हो जाए, कंप्लीट कोगुलेशन हो जाए, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं विद इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स। दैट अमाउंट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू। सो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो टाइम लगेगा वो किसके है, अपोजिट टू द अमाउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोगुलेशन वैल्यू अगर किसी की ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत तेज़ी से करेगा, मीन्स उसकी कोगुलेशन पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो यहीं से एक टर्म आती है कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कोगुलेशन पावर इज इक्वल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू इट मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके कोगुलेशन पावर कम है, क्योंकि इसका मतलब ये ज़्यादा अमाउंट यूज करना पड़ रहा है तब ये कोगुलेशन कर पा रहा है।
और अगर ये वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब कोगुलेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। कोगुलेशन पावर कैसी होगी, कम है ज़्यादा है, इसको एक्सप्लेन किया हार्डी-सुल्ज ने। हम पढ़ते हैं हार्डी-सुल्ज रूल्स क्या हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कैटायन एनायन प्रेजेंट है। तो ये क्या कहता है कि पावर किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? कैटायन और एनायन में से एक आयन ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि कोगुलेशन कराएगा, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो दैट द पॉजिटिवली चार्ज ion which brings about coagulation of colloidal soul is called effective ion of कोगुलेटिंग आयन, आपको कोगुलेटिंग आयन कहेंगे। दूसरी बात में क्या कहता है कि जो कोगुलेटिंग आयन है या एक्टिव आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर इज द वैलेंसी मोर इज द कोगुलेशन पावर। More is the valency of coagulating ion या फ्लोकुलेटिंग आयन भी कह सकते हैं, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग पावर किस बात पर डिपेंड कर रही है? वैलेंसी पर। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन, जो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम सपोज कर सकते हैं आर्सेनियस सल्फाइड है हमारे पास, जो कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। उसके अंदर उसको कोगुलेट करने के लिए हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला NaCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlCl3 and Na2SO4 AgNO3, ये डाले हमने। अलग अलग हमने 4-5 जितने भी उतने सैंपल ले लिए, बराबर अमाउंट लिया सभी का। मान लीजिए सभी का 100 ml की हमने 5 टेस्ट ट्यूब बनाई। एक में NaCl डालते हैं, एक में MgO सॉल्ट वाइस, एक में AlCl3, इसी तरह से नेक्स्ट में Na2CO3 और एक में AgNO3। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिवली सोल्व है तो किसके अंदर उसका कोगुलेशन फास्ट होगा, जल्दी होगा? तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हम केवल कैटायन की बात करेंगे क्योंकि इसी को इफेक्टिव आयन कौन सा हो गया इसके अंदर? पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो इफेक्टिव आयन का काम करेगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुल्ज लॉ। यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर Al3 पॉजिटिव है, यहाँ पर Na पॉजिटिव है, यहाँ पर Ag पॉजिटिव है। ये कोगुलेटिंग आयन हो गए। नाउ ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन, मोर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो ग्रेटर वैलेंसी किसकी है? यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है? +1 +2, इसकी वैलेंसी +3 है, +1 +1। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी इससे 3 गुना ज़्यादा होगी। अगर ये एक आयन एक कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा तो ये 3 कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसकी पावर 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि चार्ज का ध्यान रखेंगे और ये ध्यान देंगे
कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा इफेक्ट। इसी प्रकार से अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, और इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दिए गए हैं। सपोज करिए कि इसके अंदर हमने डाला है NaCl से हम वही ले लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं यहाँ पर हम, Al3 भी ले लेते हैं यहाँ पे, Na2 Na3 PO4 ले लेते हैं, सोडियम फॉस्फेट ले लेते हैं यहाँ पे, Na3PO4 ले लेते हैं। अब इक्वल अमाउंट कोलाइडल सॉल्यूशन लेकर के इसमें ये डाला गया है। सबसे पहले तो हम देखें कि यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब जो इफेक्टिव आयन है वो कौन सा होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर हम देखते हैं SO4 नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, और यहाँ पर है PO4 नेगेटिव। अब दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल जो है वो क्या कहता है कि ग्रेटर इज द पावर, ग्रेटर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो ग्रेटर पावर किसकी है, यहाँ पर इसकी पावर ग्रेटर है, इसकी 3 है वैलेंसी, इसकी 1 है वैलेंसी, इसकी 2 है और इसकी 1 है। सो फॉस्फेट आयन इज द बेस्ट कोगुलेटिंग आयन। यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, कोगुलेटिंग पावर फॉस्फेट की ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा। सो दिस इज अबाउट कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। आई होप यू विल गेट इट। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उनको सोल्व करके देखिए ताकि आपको बेटर तरीके से इसको समझ सकें। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके साथ ही, मेथड्स बाय विच कोगुलेशन कैन बी डन। पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल जाकर के सेटल हो जाते हैं, और तो ये लंबे समय तक चलेगा तो सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड के ऊपर सेटल हो जाएंगे और डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्सेड एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो दिस विल ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन, क्योंकि जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर पहुंचने पर। दूसरा है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। अगर हम नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल दोनों को मिक्स कर दें, दे विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ ईच अदर and as a result the colloidal particles get aggregated and get precipitated. तीसरा है by prolonged dialysis. डायलिसिस के दौरान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे करके सेलोफेन मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाता है। तो अगर हम डायलिसिस लंबे समय तक कराएंगे देन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट मीन्स ऑल द इवन द ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल कम आउट फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन। और जब सारा का सारा उसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएगा देन द कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में एग्रीगेट हो जाएंगे एंड दे विल गेट सेटल एज प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट बाय हीटिंग और कूलिंग। एक्सेसिव हीटिंग या कूलिंग के द्वारा भी कराया जा सकता है। जब हम हीटिंग करते हैं तो जो हीटिंग के दौरान क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, तो वो जो आयन जो कॉमन आयन जो कि जो कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हैं वो वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी द कोलिजन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम जो है वो इंक्रीज होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड द कोलाइडल पार्टिकल्स विल स्टार्ट एग्रीगेटिंग एंड दे विल सेटल डाउन। फॉर एग्जाम्पल कोगुलेशन ऑफ बटर इज द मिल्क। मिल्क के अंदर जो बटर का कोगुलेशन होता है, आप हीट करते हैं मिल्क को, उसके बाद जब वो ठंडा होता है जैसे जैसे कूलिंग होती है उसके अंदर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से एग एल्ब्यूमिन जो है लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल एग के अंदर, लेकिन जब आप बॉयल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। ये आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हैव ए नाइस डे, गो थ्रू द concept through your books and the video. Thank you. Have a nice day.